बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम jQuery को देखेंगे। यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट ई-कॉमर्स सॉल्यूशन के नाम से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ये पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। क्रिएट करें। यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर वाले को आपने क्लिक करनी है और कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को ख़त्म कर देना है। क्रिएट करें। प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप होगा, हमने jQuery को इंस्टॉल करना है। jQuery इंस्टॉल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। ब्राउज़र पे जाएं, jQuery.org ओपन करें। सॉरी, jQuery.com है। यहाँ से आपको इसका वर्जन मिल जाएगा 3.5.1 इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। यहाँ से आप jQuery डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा। अब इसमें आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अनकम्प्रेस्ड प्रोडक्शन क्वालिटी, अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट क्वालिटी, सॉरी ये कंप्रेस्ड है। पहले मैं इन दोनों में से एक एक करके ओपन करता हूँ। ये हमारे पास है जो डेवलपमेंट क्वालिटी है, इसका साइज़ कम होता है। और ये प्रोडक्शन क्वालिटी, मैं दोनों को अगर डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ तब देख सकते हैं कि ये आपके पास 280 KB की फ़ाइल है, जबकि ये वाली फ़ाइल आपके पास जस्ट 87 KB की फ़ाइल है। तो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको यूज़ करते हैं मिनिफाइड वर्जन को। इन फाइल्स को आपने यहाँ www रूट में जाना है, JS वाले फोल्डर में जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या लाइब्रेरी में jQuery के नाम से आपने बनाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे jQuery का पहले ऑलरेडी वर्जन मौजूद है। यहाँ पे अगर इसको आप ओपन करते हैं तो ये 3.3.1 है। तो ये मेरे ख्याल में वही वर्जन है 3.5.1। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ आपके पास पुराना वर्जन है। अगर लेटेस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, एक तो जो अभी मैंने बताया वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप अ, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाके क्लाइंट साइड लाइब्रेरी पे जाएंगे। तो यहाँ CDN/JS मुख्तलिफ ऑप्शन है आपके पास। मैं CDN/JS को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे jQuery टाइप करता हूँ तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई जो jQuery के से रिलेटेड है। मैं पहला ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो 3.5.1 है। इसमें ये डिफरेंट फाइल्स हैं जो बता रहा है कि ये फाइल्स हैं, और ये यहाँ पे रखेगा www लाइब्रेरी में jQuery के नाम से रखेगा। तो jQuery ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है तो वो ओवरराइड हो जाएगी। तो यहाँ से अब आप jQuery को ओपन करें। लाइब्रेरी में jQuery के नाम से रखा है इसने फोल्डर, और डिस्क के अंदर पहले वाली पड़ी हुई थी DIS, ठीक है। और ये इसने अभी फाइल्स रखी है। तो इसमें आप jQuery मेन के नाम से ओपन करें तो ये आपके पास 3.5.1 वर्जन आपको मिल चुका है। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोलर में जाता हूँ और एक नया कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ, उसके नाम jQuery रख देता हूँ। एम्प्टी कंट्रोलर jQuery, कंट्रोलर ऐड हो गया। मैं जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ जो कि हमने जब लाइब्रेरी ऐड की ये वाली, तो इसने एक ये फाइल भी ऐड कर दी libben.json। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये CDN/JS से आएगा और ये लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें पहली लाइब्रेरी jQuery @ 3.5.1 है, ये इसका वर्जन है और ये इसकी
डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये अपनी फाइलें सेव करेगा। अगर यहाँ से आप कोई चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं www रूट में जेएस के अंदर ही आप डायरेक्ट रखना चाहते हैं इस लाइब्रेरी को, तो यहाँ पे रख के कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपके पैकेजेस यहाँ रख देगा। अब आप देख सकते हैं जेएस के अंदर आपके पास jQuery और ये jQuery मेन और स्लेम वाले दोनों पड़ी है। मेन को ओपन करेंगे तो ये मैप की फाइल भी साथ आ रही है। खैर अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। मैंने इनको जेएस में मूव कर दिया और यहाँ पे जो jQuery का पहले से वर्जन मौजूद था उसको भी रहने दिया। यहाँ पे आप मज़ीद भी लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं। इसको आपने जेएसएन में लिखना होता है। अभी हमने जेएसएन को नहीं स्टडी किया तो इस वजह से इस पे इसकी वजाहत बाद में करेंगे। राइट क्लिक की, ऐड व्यू किया और लेआउट पेज पहले से हमारे पास मौजूद है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर jQuery भी पहले से मौजूद होगी, तो हम jQuery को वहाँ से हटा देते हैं और नई jQuery रख देते हैं, या फिर ऐसे कि हम एक नया लेआउट बना लेते हैं। ये हमारे पास व्यूज़ हैं और शेयर्ड में गए तो ये लेआउट है। इस लेआउट में आप देखें तो आपके पास पहले से भी कोड मौजूद है जिसमें jQuery और बूटस्ट्रैप पहले से इंक्लूडेड है। तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, बल्कि मैं लेआउट को ही अगर यूज़ ना करूँ, अ, यहाँ पे मैं लेआउट नल कर दूँ या वहाँ ऐड करते वक्त ऑप्शन नल दे दूँ, दोनों सूरतों में ठीक है। और यहाँ पे मैं HTML लिखूँ, HTML और टैब प्रेस करूँ डबल तो ये पूरा कोड मुझे लिख के दे देगा। अब सबसे पहले मैं हेड में गया, jQuery के हेड में रखना चाहिए या बॉडी में रखना चाहिए, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जावास्क्रिप्ट में वैसे आपने डोम के कंसेप्ट में देखा होगा, डोम क्या होता है, तो उसमें आपने इन चीज़ों को समझा होगा, लेकिन थोड़ी सी वजाहत मैं यहाँ भी कर देता हूँ। जेएस में गए और यहाँ पे jQuery मेन की फाइल भी मौजूद है, jQuery की भी मौजूद है। मैं jQuery इंक्लूड कर देता हूँ। अब मैंने इंक्लूड करना चाहे मेन भी ठीक है। एक स्टेप ये है कि मैं यहाँ नीचे इंक्लूड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई हेडिंग लिखता हूँ। jQuery इंस्टॉल करने का तरीका यही है कि आपने jQuery को इंक्लूड कर दिया। अब jQuery यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी सिलेक्टर लगाते हैं और उसके थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, डॉलर साइन का मतलब होता है jQuery। आप jQuery इस तरह लिखें या आप डॉलर साइन लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ आप सेलेक्टर बताते हैं कि कौन सा सेलेक्टर है, ब्रैकेट्स में कॉमर्स लगाते हैं। तो इसके बगैर भी आप कुछ सेलेक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली भी बताए जा सकते हैं। बहरहाल आप सेलेक्टर बताते हैं, उसके बाद आप एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन में बाज़ वक़्त आप कुछ पैरामीटर देते हैं, बाज़ वक़्त नहीं देते, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं H1 को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 डॉट हाइड, H1 हाइड हो जाए। और मैं कहता हूँ कि हाइड होते हुए एकदम हाइड ना हो, बल्कि आधा सेकेंड लगाए, तो मैं 500 दे देता हूँ, 1000 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये jQuery का सिंटैक्स था। अभी मैंने एक H1 बनाया और मैंने लिखा सम हेडिंग हेयर, इसको मैं बिल्ड करता हूँ स्लैश jQuery। तो ये मेरे पास एक हेडिंग शो हो रही है। अब मैं हेडिंग को हाइड करना चाहता हूँ। एक तो आपने jQuery का स्क्रिप्ट इंक्लूड करना है, दूसरा आपने एक स्क्रिप्ट लिखना है एम्प्टी टैग, इसके अंदर आपने अपना कोड लिखना है। ऊपर वाला फाइल इंक्लूड कराने के लिए और नीचे वाला आप अपने कोड के लिए लिखेंगे। अब मैं जैसे मैंने पढ़ा था कि H1 डॉट हाइड सेव किया, शो किया, रिफ्रेश किया, तो H1 हाइड हो चुकी है। ये मतलब अपना काम कर रहा है। अभी अगर मैं ये स्क्रिप्ट और ये दोनों चीज़ें उठा के हेड में रख देता हूँ और फिर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए हेडिंग गायब नहीं हुई। तो इसका एक तरीकाकार होता है जिसके तहत ये काम करता है। तो इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि एक हमारा होता है डोम, जैसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपके ब्राउज़र में कोई भी चीज़ लोड होती है तो उसके एक तरीकाकार होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं और
कंसोल पे इंस्पेक्टर पे जाएं, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें लोड हो चुकी हैं। जैसे जैसे लोड होती हैं ये साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो हेड में देखें सबसे पहले ये HTML हेड और टाइटल और ये स्क्रिप्ट, jQuery का स्क्रिप्ट लोड हुआ। फिर उसने कहा जितने भी H1 मौजूद हैं उनको हाइड कर दें। तो H1 तो अभी लोड ही नहीं हुआ था ना। इसको अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये H1 अभी लोड ही नहीं हुआ था, तो इसको आपने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद आपने बॉडी का टैग ओपन किया और ये H1 ने कहा, तो ये काम नहीं हो सका हाइड करने वाला, क्योंकि H1 बाद में आई और आपने पहले लिख दिया था। मज़ीद इसको समझने के लिए मैं अलर्ट लगाता हूँ यहाँ पे, अलर्ट हेड सेक्शन। इसी तरह मैं एक अलर्ट लास्ट पे लगाता हूँ, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, अलर्ट बॉडी एंडिंग सेक्शन। ठीक है, और बॉडी एंडिंग सेक्शन के बाद मैं दोबारा H1 को हाइड कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होती है। पेज रिफ्रेश किया, आप देखें हेड सेक्शन आया है। अभी तक यहाँ पे H1 लोड नहीं हुई, तो ज़ाहिर है इस हेड सेक्शन के फ़ौरन बाद वो हाइड वाला कोड था, उसने एग्जीक्यूट होना था। और फिर लास्ट पे हमारा बॉडी एंडिंग सेक्शन का अलर्ट है। अब देखें बॉडी एंडिंग सेक्शन, लेकिन इससे पहले आपके पास H1 आ चुकी है। अब मैं ओके करता हूँ तो H1 हाइड हो गई। तो ये चीज़ है कि जो चीज़ मेमोरी में लोड हो चुकी होती है उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी लोड नहीं हुई उसका कोड आप एडवांस लिख देते हैं तो काम नहीं करता। अच्छा, अब कुछ लोग तो फिर हेड में भी रख के काम कर रहे होते हैं, तो वो कैसे काम? यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा पेज जब मेमोरी में पूरे का पूरा लोड हो जाए उसके बाद हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है। उसका जो सिंटैक्स है वो हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये हमारे पास रेडी का फंक्शन। यहाँ हमें का अनोनिमस फंक्शन पास करते हैं। देखिए आप फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन ABC और आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं। अगर मैं ABC ना बताऊं तो ये फंक्शन विदाउट नेम है, इसको हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। तो ये रेडी के अंदर हमने इसी अनोनिमस फंक्शन को पास करना है। ये देखें, अब इसके सेंटर में आ गए। इसके अंदर आप ये हाइड का कोड लिखें या जो भी काम करना है आप काम करें। ये चीज़ हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। इसका जो शॉर्टकट है, मतलब पूरा लिखने के बजाय आप डॉलर साइन फंक्शन, डॉलर साइन के अंदर ही आप फंक्शन पास कर दें, अनोनिमस फंक्शन। ये देखें ये हमारे पास फंक्शन का कोड है, डॉलर साइन के अंदर इसको पास कर दिया। और यहाँ पे आप अलर्ट और H1 हाइड करने का कोड लिखें। ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम ही है। अब आप देखेंगे मैंने अलर्ट लगाया हेड के अंदर, उसके बाद H1 लोड हो रही है, उसके बाद बॉडी एंडिंग है। आप देखें, पेज रिफ्रेश किया, आप देखें पहले हमारे पास बॉडी एंडिंग सेक्शन आ गया, H1 भी आ चुका है, बॉडी एंडिंग आया, लेकिन हेड वाला कोड नहीं आया। अब देखिए हमारे पास हेड का सेक्शन अब आ रहा है, जब हमारा पूरा पेज लोड हो गया, तमाम काम हो गया, तो एंड पे ये कॉल हुआ। और अब मैं ओके करता हूँ तो H1 हाइड हो जाती है। मतलब अगर हमने हेड के अंदर रखना है तो फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर रखना है या जस्ट डॉलर साइन फंक्शन के अंदर रखना है, अदरवाइज हमने एंड पे रखना है। अब अच्छी अप्रोच कौन सी है, आप किसी भी तरीके से यूज़ कर लें। जब आप इसको एंड पे रखते हैं यहाँ पे, तो भी काम वैसा ही होता है कि मतलब उसने एंड पे कॉल होना है। और जब आप टॉप पे रखते हैं और डॉलर फंक्शन के अंदर रखते हैं, तो भी इसका मतलब ये होता है कि जब पूरा पेज एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ये कॉल हो। दोनों तरीकों से ठीक है। ये तो कंसेप्ट था डोम का। अब मैं कंट्रोलर में दूसरा एक्शन ऐड करता हूँ। हम jQuery के सिलेक्टर पढ़ेंगे।
सिलेक्टर्स, एक व्यू ऐड किया, और आपकी बार मैं यूज लेआउट नहीं कर रहा, ऐड, सेम। अब मैं इसको jQuery की फाइल को एंड पे रखूंगा, और उसके बाद एक अपना स्क्रिप्ट बनाऊंगा। jQuery के सेलेक्टर्स का मतलब है कि jQuery का कोई भी फंक्शन या एक्शन आप किस एलिमेंट पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उस एलिमेंट को आप कैसे बताएंगे jQuery को इस एलिमेंट पे आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके डिफरेंट तरीकाकार है। जैसे CSS में आप किसी भी चीज़ को कलर देना होता है, कोई स्टाइल देना होता है, तो आप क्लासेस यूज़ करते हैं, आईडीज़ यूज़ करते हैं, टैग का नेम यूज़ करते हैं, और कुछ इसके अलावा भी सेलेक्टर्स आप यूज़ करते हैं। jQuery सारे वो सेलेक्टर सपोर्ट करती है जिस तरह CSS के होते हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है, मोस्टली वैसी ही हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक H1 लिखता हूँ और सम टेक्स्ट हेयर, उसके बाद पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ। ये मैंने कुछ पैराग्राफ लिखे। अब मैं यहाँ डॉलर साइन और H1 डॉट हाइड लिखूंगा, H1 हाइड हो जाएगी। H1 को हाइड करने के बाद मैं कहता हूँ कि सेकंड पैराग्राफ हाइड हो जाए, तो इसके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P डॉट हाइड, दोनों पैराग्राफ हाइड हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ सिर्फ लास्ट वाला पैराग्राफ हाइड हो, डॉट लास्ट कॉलन लास्ट लगा दें, ये सीडो क्लासेस होती हैं, कॉलन लास्ट लगा दें तो लास्ट वाला पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। चेक करें, सॉरी, कंट्रोल F5, फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, लास्ट वाला हाइड हो गया और H1 भी हाइड हो गई। अगर आप यहाँ ज़रा इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें सम टेक्स्ट एयर ये मौजूद है यहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले में इसने इसको नन लगा दिया। अगर ये डिस्प्ले नन मैं ख़त्म करता हूँ जो CSS में इसने ऐड किया है, तो मुझे वो चीज़ शो हो जाती है। मतलब ये चीज़ पेज पे मौजूद होती है, वो टेम्परेरी हाइड करता है डिस्प्ले नन लगा के। नेक्स्ट, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब पहला पैराग्राफ हाइड करना चाहता हूँ, फर्स्ट डॉट हाइड, सेकंड पैराग्राफ आ गया, पहला पैराग्राफ हाइड हो गया। अब अगर बीच में कोई थर्ड पैराग्राफ भी है, फिर क्या करूँगा, अदर पैराग्राफ, मैं इस अदर को हाइड करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट के अलावा हमारे पास nth का ऑप्शन होता है, nth। nth में 0 पे ये पहला है और 1 पे ये अदर पैराग्राफ है। ये देखें, अदर पैराग्राफ हाइड हो गया। तो ये सेलेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम jQuery अप्लाई करते हैं। आप इसको कोई क्लास भी दे सकते हैं, क्लास अदर पैराग्राफ ओपी की क्लास दे दी, और यहाँ पे आप डॉट ओपी, ओपी हाइड हो जाएगा। आप देखें, सेम ओपी की क्लास है और डिस्प्ले नन है। अब आप कहते हैं कि पैराग्राफ जिसकी क्लास ओपी है वो तो हाइड हो जाए, लेकिन आपके पास एक H2 है, इसकी क्लास भी ओपी है, ये हाइड नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पे पी डॉट ओपी कर लें, पैराग्राफ जिसकी क्लास ओपी है वो हाइड हो जाए, या H2 जिसकी क्लास ओपी है वो हाइड हो जाए। अब आप कहेंगे कि नहीं, सिर्फ H2 जिसकी क्लास ओपी है वो हाइड ना हो, बाकी सब हो जाए। ओपी नॉट H2, ओपी जिसकी क्लास वो वाला ओपी जो H2 नहीं है,
उसके अलावा बाकी सारे ओपी हाइड हो जाएं। ये देखें ओपी हाइड नहीं हुआ, लेकिन पैराग्राफ जो जिसकी क्लास ये H2 है ये हाइड नहीं हुआ, और ये ओपी पैराग्राफ है ये हाइड हो गया। तो ये सेलेक्टर जितना अच्छा आप बना सकें उतना अच्छा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें आईडी भी आ सकती है, क्लासेस आ सकती है, टैग का नेम, मतलब सीएसएस में जितने भी सिलेक्टर यूज़ होते हैं वो सारे आ जाते हैं। अब आप कहते हैं कि पैराग्राफ, इसके एट्रीब्यूट में मिसाल के तौर पे आप कुछ भी दे देते हैं, डाटा डैश ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, कुछ भी दे देते हैं। तो इसके थ्रू भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने का तरीकाकार वही जैसे सीएसएस में होता है, डॉलर साइन, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है आप कोई एट्रीब्यूट बताना चाह रहे हैं, डाटा डैश ए बी सी डॉट हाइट, वो वाला पैराग्राफ जिसमें डाटा डैश एट्रीब्यूट, डाटा डैश ए बी सी वाला एट्रीब्यूट आ रहा है वो हाइड हो जाए। अब आप कहते हैं कि एक में ए बी सी की एक्स वाई जेड वैल्यू है और दूसरी की ए बी सी की वैल्यू पी क्यू आ रहा है। तो आप कहते हैं पी क्यू आर वाला हाइड हो, एक्स वाई जेड वाला हाइड ना हो। तो इसको इज इक्वल टू पी क्यू आर कर दें, तो ये पी क्यू आर वाले को हाइड करेगा, दूसरे को हाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट्स हैं। राइट क्लिक किया, गो टू कंट्रोलर किया, सेलेक्टर्स के बाद हमारे पास इवेंट्स हैं। अभी जो हम jQuery का फंक्शन अप्लाई कर रहे थे, जैसे ही पेज लोड होता था तो वो फंक्शन काम करना शुरू कर देता था। अभी हम चाहते हैं कि क्लिक करें या कोई माउस ओवर करें, उस सूरत में चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्शन। ऐड व्यू, jQuery ऐड की, स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, तो टाइप बटन वैल्यू इज इक्वल टू हाइट डिव, और दूसरा बटन बनाता हूँ शो डिव। इसकी क्लास में देता हूँ हाइट डिव, और इसकी क्लास देता हूँ मैं शो डिव, एस डी और एच डी। और यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ डिव वन। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ इस डिव से रिलेटेड, डिव वन, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं हाइड डिव पे क्लिक करूँ तो ये डिव हाइड हो जाने चाहिए, और शो डिव पे क्लिक करूँ तो ये डिव शो हो जाने चाहिए। सबसे पहले डिव हाइड करने का कोड क्या है, डिव वन डॉट हाइड, डिव हाइड करने का कोड, और डॉट शो, डिव शो करने का कोड। अब क्लिक पे हाइड करना है पहले। अब देखें, डॉलर साइन, अब हम सेलेक्टर बताएंगे, उसके बाद इवेंट बताएंगे। ये जो सिंटैक्स है हमारे पास ऐसे होगा, या आप कोई भी सिलेक्टर बताएंगे, डॉट इवेंट बताएंगे कि जब वो इवेंट परफॉर्म हो, अनोनिमस फंक्शन बताएंगे। इस फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। डॉलर साइन सेलेक्टर मेरा है, ये सिंगल लगाएं डबल लगाएं कोई इशू नहीं। सेलेक्टर है मेरे पास डॉट एच डी। मैं कहता हूँ जब इस एच डी पे क्लिक को, तो ये अनोनिमस फंक्शन पास कर दिया, तो इस फंक्शन को कॉल करना है। जब एच डी पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, डिव हाइड करने का कोड। इसी तरह शो डिव पे क्लिक हो, तो शो डिव का कोड
कॉल करना है। रन किया। ये क्वेरी वांट्स हाइड डिव, हाइड हो गई। शो डिव, शो हो गई। हाइड, शो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही बटन हो, उस पर क्लिक करूँ, अगर डिव हाइड है तो शो हो जाए, और शो है तो हाइड हो जाए। जैसे ये मैंने दो बटन बनाए, मैं एक तीसरा बटन बना लेता हूँ। इनपुट बटन बनाए, या आप पैराग्राफ बना लें, या कुछ भी बना लें, सिलेक्टर कोई भी हो सकता है। इसको मैं कहता हूँ टॉगल डिव। टॉगल डिव, और इसकी क्लास दे देता हूँ टीजी। टॉगल डिव टीडी दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि डॉट टीडी, जब टॉगल डिव टीडी वाले पैराग्राफ पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल करना है। इसमें डिव को मैंने टॉगल करना है, डिव वन को टॉगल। रिफ्रेश करें, ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के क्लिक की, डिवाइड हो गई, फिर क्लिक किया, डिव शो हो गई। तो एक हमारे पास हाइड का फंक्शन था, एक शो का, एक टॉगल का। सेम इसी तरह हमारे पास कुछ और फंक्शन भी हैं। जैसे हाइड शो था, ये मैं टॉगल को कमेंट कर लेता हूँ, बल्कि इन तीनों को कमेंट कर लेता हूँ। जहाँ पे हाइट था, बल्कि पहले मैं आपको बताऊं कि आप इनमें सेकंड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 1.5 सेकंड में हाइड हो, और 1.5 सेकंड में शो हो, और जो टॉगल है वो 3.5 सेकंड में शो और हाइड हो। फ्रेश किया, अब मैंने किया हाइड, ये 1.5 में हाइड हुआ। शो, 1.5 में शो हुआ। टॉगल 3.5 में हाइड, और 3.5 सेकंड में शो। अगर उसमें मैं बार बार क्लिक करता रहता हूँ ऐसे, तो आप देखें कि वो अप्लाई होता रहेगा इस पे, लेकिन इसने अपना जितना टाइम लेना है वो टाइम लेगा। सेकंड्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। इसमें डिव वन को हाइड करने के बजाय स्लाइड करें। स्लाइड डाउन और स्लाइड अप है। स्लाइड डाउन दिखाने के लिए, स्लाइड अप वापस ले जाने के लिए। स्लाइड डाउन उसी तरह मैं कह देता हूँ 1.5 सेकंड में। सेकंड नहीं लिखेंगे तो वो अपनी मर्जी से करेगा, और सेकंड लिखेंगे जो आप देंगे वही आएंगे। स्लाइड डाउन के बाद स्लाइड अप, और इसी तरह यहाँ पे स्लाइड डाउन अप के बाद स्लाइड टॉगल। सेकंड सब के बराबर दे दिए मैंने। रिफ्रेश किया, आप देखें हाइट शो, मेरे ख्याल में शायद अपोजिट लिख दिया मैंने। स्लाइड डाउन शो करने के लिए था, स्लाइड अप, यहाँ पे स्लाइड अप देना था, और यहाँ पे स्लाइड डाउन देना था। देखिए हाइड डिव यानी कि स्लाइड अप, ये स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। सेम इसी तरह जैसे आपके पास स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल हैं, इसी तरह आपके पास फेड इन, फेड आउट और फेड टॉगल भी हैं। स्लाइड अप तो फेड आउट, इसी तरह स्लाइड डाउन की जगह फेड इन, और स्लाइड टॉगल की जगह फेड टॉगल। ये केसेस का लाजमी ख्याल रखना है। हमेशा जावास्क्रिप्ट में जितने फंक्शन बने होते हैं, उसमें पहला जो कैरेक्टर है, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर लोअर केस, उसके बाद हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस। ये देखें, क्लिक किया, ये फेड आउट हो गया, क्लिक किया, फेड इन हो गया, और ये
फेड टॉगल हो गया। इसके बाद हमारे पास jQuery स्टॉप का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये 1.5 की बजाय 15 सेकंड में स्लाइड टॉगल कर रहा हूँ और ये भी फेड इन फेड आउट 15 सेकंड में। इसमें कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, स्लाइड अप या फेड आउट, कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो, एलिमेंट का भी एक फंक्शन होता है उसको भी यूज़ कर रहे हैं। आप इसको बीच में किसी भी स्टेज पे स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ मैं टाइप बटन बना लेता हूँ। बटन जैसे मैंने बताया कि डिव बनाए, बटन बनाए, कोई भी बेसिकली हमें सिलेक्टर चाहिए होता है। क्लास jQuery स्टॉप JS के नाम से क्लास दी और वैल्यू उसके दिए स्टॉप। JS पे जब क्लिक होगी ये अनोनिमस फंक्शन पास करना है। इसमें मेरे पास ये जो div1 है, div1 ये जो भी हो रही है, स्लाइड अप हो रही है, स्लाइड डाउन हो रही है, फेड इन फेड आउट हो रही है, हाइड शो हो रही है, एनिमेट हो रही है, इसको स्टॉप हो जाना चाहिए। कैसे? ये मैंने क्लिक किया हाइट। अब देखिए ये चूंकि मैंने वो फेड वाला फंक्शन लगाया हुआ था तो ये लाइट लाइट कलर होता जा रहा है। इसकी समझ नहीं आया कि मैं फेड के बजाय स्लाइड का फंक्शन यूज करता हूँ। स्लाइड में मैं सेकंड ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। अब देखें iDiv की शायद सेव नहीं किया मैंने। हाँ ये फेड आउट लगी हुई है ना, यहाँ पे फेड आउट नहीं लगाना, स्लाइड अप लगाना है। और इसी तरह स्लाइड डाउन, इसलिए स्लाइड टॉगल ठीक हो गया। ये देखिए हाइड डिव, ये स्लाइड अप हो रही है, आप देख सकते हैं ऊपर जा रही है। और जब मैं स्टॉप करता हूँ तो ये यहीं पे रुक जाएगी। स्टॉप करने के बाद दोबारा जब मैं हाइड डिव पे क्लिक करूंगा तो फिर दोबारा हाइड होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह किसी भी स्टेज पे जाके मैं फिर स्टॉप करता हूँ, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप के बाद फिर हाइड करूंगा, फिर हाइड होना शुरू हो जाएगी। तो ये jQuery स्टॉप का फंक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास jQuery में चेनिंग का ऑप्शन भी होता है। कोई भी फंक्शन आप चेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन और बना लेता हूँ, जैसे स्टॉप का बनाया ऐसे ही चेन का बनाता हूँ। उसके क्लास चेन ही दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जब चेन पे क्लिक हो, अच्छा क्लिक के बजाय आप और फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पे माउस इंटर हो तो आप फंक्शन ये काम करें कि माउस इसके ऊपर आए तो आप ये काम करें। इसमें क्या करें कि जो आपके पास div1 है इसको पहले आप हाइड करें 1.5 सेकेंड में। उसके बाद आप शो करें, ठीक है, 1.5 सेकेंड में। इसके बाद आप स्लाइड अप करें 1.5 सेकेंड में। स्लाइड डाउन करें 1.5 सेकेंड में। फेड इन करें 1.5 सेकेंड में। फेड आउट करें 1.5 सेकेंड में। ये देखिए मैंने सारे फंक्शन एक ही लाइन में इकट्ठे से लिख दिए। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पहले हाइड शो करे, फिर स्लाइड अप स्लाइड डाउन करें, फिर फेड इन फेड आउट करें। अब देखें चेन पे क्लिक किया, हाइड, क्लिक नहीं बल्कि माउस लेके गया तो ये स्लाइड अप स्लाइड डाउन है, ये फेड आउट और फेड इन है। फेड इन ये, अच्छा माउस ले जाने पे दोबारा एग्जीक्यूट हो गया। बहरहाल चेनिंग का मतलब एक दूसरे के साथ फंक्शन अटैच करना।
अच्छा, बीच में आप कंसोल पे आप कोई प्रोसेस कर भी सकते हैं कि जब हाइड हो रहा हो उसके बाद आपने कोई प्रोसेस करना है, इस तरह शो हो रहा हो, शो होने के बाद आपने कोई प्रोसेस करना है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि इस पे क्लिक करें तो ये स्लाइड अप हो जाए, ठीक है। और स्लाइड अप होने के बाद अलर्ट में मुझे बताया कि स्लाइड अप कंप्लीटेड, ठीक है। स्लाइड अप किया 15 सेकंड्स में, उसके बाद मैंने लिखा अलर्ट स्लाइड अप कंप्लीटेड। अब देखें, ये मैंने कहा स्लाइड अप, जो ही क्लिक किया इसने लिख दिया कि स्लाइड अप कंप्लीटेड, हालांकि अभी हुआ ही नहीं था। अभी तो ये हो रहा था, ये देखें। तो इसने पहले क्यों कह दिया? असल में ये फंक्शन कॉल करता है, कॉल करने के बाद ये अगला फंक्शन कॉल कर लेता है। हमने इस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद अगली लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? ये वही होता है जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में हमने देखा था कि अब लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो एक फंक्शन परफॉर्म करना है। इस फंक्शन में हम जो भी कोड लिखना होता था वो लिखते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट रेडी होने का ताल्लुक टाइम से नहीं होता, वो तो जल्द भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। मतलब जिस टाइम लोड होगा मेमोरी में जितना टाइम लेगा, खैर वो नैनो सेकेंड्स ही लेता होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हमारे पास टाइम देने का ऑप्शन होता तो मैं ऐसे दिखता है कि डॉक्यूमेंट रेडी होने रेडी 1.5 सेकेंड में हो, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये कॉल बैक फंक्शन है। ऐसे ही जैसे हम ये स्लाइड अप कर रहे हैं, स्लाइड अप करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं और यहाँ पे फंक्शन पास कर दूं, तो ये फंक्शन अनोनिमस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। और ये अलर्ट मैं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ले जाता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि स्लाइड अप 15 सेकेंड में हो, होने के बाद इस फंक्शन को कॉल करें। सेव किया, क्लिक किया, स्लाइड अप हो रहा है। अब 15 सेकेंड तक स्लाइड अप होगा। स्लाइड अप कंप्लीट होने के बाद वो जो फंक्शन हमने दिया हुआ कॉल बैक फंक्शन, वो कॉल होगा। कंप्लीट हो गया और इसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ। इसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा एनिमेशन का फंक्शन भी होता है, लेकिन एनिमेशन को हम आगे कहीं प्रॉपरली यूज़ करना हुआ तो करेंगे। फिलहाल डोम में मैनिपुलेशन करने के लिए जो jQuery यूज़ होती है, jQuery से आप HTML की कोई भी चीज़ गेट कर सकते हैं और उसको आप सेट भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो HTML होता है वो पूरे का पूरा ब्राउज़र में एज ए वेरिएबल्स लोड होता है, जिसे हम डोम कहते हैं। तो इस इन वेरिएबल्स को या डोम्स को jQuery गेट कर सकती है और सेट भी कर सकती है। गेट का मतलब इनमें जो भी डाटा मौजूद है वो आप देख सकते हैं, और इसमें कोई डाटा चेंज करना पड़े तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये काम जावास्क्रिप्ट से भी होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट और jQuery का हम थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि jQuery कितना आसानी से हमें काम करके देगी। रिजल्ट डोम मैनिपुलेशन। ये हमारे पास आ गया, इसमें वैसे ही jQuery इंक्लूड करते हैं और उसके बाद एक स्क्रिप्ट रखते हैं। यहाँ ऊपर मैं कुछ HTML लिखता हूँ, कुछ कोई फॉर्म बनाता हूँ, कोई हेडिंग पैराग्राफ लिखता हूँ। चूँकि ये मैंने HTML में पढ़ा दी है, लिहाजा ये इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ये मैंने एक फॉर्म बनाया, इसमें एक लेबल रखा यूज़र नेम के लिए, फॉर यूज़र नेम, और इसकी आईडी भी यूज़र नेम रखी। इसी तरह पासवर्ड रखा PWD, और आईडी रखी इसकी पासवर्ड PWD, और ये एक टेक्स्ट लिखा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करे, इसमें हम इवेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड
तो यहाँ से लेके उसको वेलकम करना चाहते हैं कि आप जो भी मतलब वेलकम टू जो भी आ गया होगा, योर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस। फॉर्म का मेथड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी मेथड हमने नहीं बताया गया। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि jQuery की मदद से फॉर्म का मेथड सेट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्म में मेथड आता क्या है। अगर हम नहीं देते तो फॉर्म का मेथड क्या होता है। यहाँ पे राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट पे गए, ये हमने फॉर्म का मेथड रखा हुआ है। फॉर्म का मेथड अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी मैं यहाँ पे फॉर्म का मेथड गेट या पोस्ट होता है मोस्टली जो यूज़ होता है, मैं इसको मेथड देना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास फॉर्म पे आईडी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ही फॉर्म है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ $, फॉर्म डॉट एट्रीब्यूट। इसका एक एट्रीब्यूट होगा मेथड, उसकी वैल्यू कर दें गेट। फॉर्म का एक एट्रीब्यूट मेथड है, अगर मौजूद है तो उसकी वैल्यू गेट कर दें, मौजूद नहीं है तो मेथड ऐड करके उसकी वैल्यू गेट रखते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें मेथड गेट, ये jQuery की तरफ से पेनिट्रेटेड है। अब इसमें मैं कोई फॉर्म को आईडी भी दे देनी चाहिए थी, नहीं दी, वो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। फॉर्म डॉट एट्रीब्यूट आईडी F1 फॉर्म 1, ये दे दें। अब ये जो आईडी हमने अभी दी है ना, इस आईडी के थ्रू हम फॉर्म को ले भी सकते हैं। डॉट F1 ऐसे कर भी सकते हैं फॉर्म 1। जब ये फॉर्म 1 सबमिट हो, मैं डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म भी लिख सकता था ऐसे फॉर्म सबमिट हो, लेकिन चूंकि एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं तो फॉर्म की आईडी देनी चाहिए। ये आईडी मैंने यहाँ पे दी है तो आईडी भी आ जाएगी, लेकिन अभी आईडी मैं यहाँ नहीं देता, मैं आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर्म 1 कह देता हूँ इसको। और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर्म 1। सिलेक्टर के बाद हमने इवेंट बताना होता है, डॉट सबमिट। जब ये फॉर्म सबमिट हो तो फंक्शन अनोनिमस फंक्शन हमने पास करना। अब इसमें हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं जो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, इवेंट इवेंट होता है। अब जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या होता है, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जस्ट चेक करता हूँ। क्या फॉर्म में एक बटन भी रखना है सबमिट का। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, सेंड किया, तो देखिए फॉर्म एम्प्टी हो गया। तो सबमिट होने का मतलब यही होता है कि आपका फॉर्म अपना डाटा आगे भेज देता है फॉर्म। अब मैं कहता हूँ कि ये सबमिट पे बटन पे क्लिक हो, यानी कि जब फॉर्म सबमिट हो तो सबमिट होना नहीं चाहिए, इसको रोकना है मैंने। तो ये मेरे पास ई जो है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे रुक जाए, आगे ना जाए। इसकी एक और एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको। मैंने कुछ लिखा, सेंड किया, अभी भी सेंड हो गया, रुका नहीं है। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, प्रिवेंट डिफॉल्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हैश लिखना था, आईडी दी थी फॉर्म की तो मैंने क्लास यूज़ कर ली गलती से। अब मैंने कुछ लिखा, सेंड किया, तो देखें ये इधर ही मौजूद है, आगे नहीं गया। ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे कोई भी एंकर टैग लगाते हैं href, उसमें आप किसी भी चीज़ को खोलते हैं स्लैश, हमारे पास है jQuery, jQuery का इंडेक्स है, jQuery इंडेक्स पेज।
जैसे कि मैं इंडेक्स पेज पे क्लिक करता हूँ, क्लिक, तो ये इंडेक्स पेज पे मूव होके जाता है। मैं इस मूविंग को अगर रोकना चाहूँ तो कैसे करूँगा? इस मूविंग को रोकने के लिए वही काम, इसको कोई क्लास दूंगा, लिंक वन, और जैसे ये मैंने फॉर्म वन लिखा, क्लास या आईडी, तो वो क्लास है लिंक वन डॉट क्लिक, क्योंकि ये लिंक है, लिंक पे क्लिक होती है, सबमिट नहीं होता, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब देखें, पेज रिफ्रेश किया, क्लिक की इस पे, तो देखें इस क्लिक पे ये आगे नहीं जा रहा। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब होता है जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको स्टॉप कर दें, वो आगे जाना है उसने तो आगे ना जाए, फॉर्म है सबमिट हो रहा है तो उसकी सबमिशन रुक जाए, ये चीज़ है। प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब आपको समझ आ गया कि जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोकने के लिए होता है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म को सबमिट होने से रोक लिया। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो क्या करूँगा? मैंने सबसे पहले यूज़र नेम की वैल्यू लेनी है, तो मैं लेता वार वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी देता जो इसकी आईडी है यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ऐसे लिखता। और यही चीज़ अगर क्लास के नाम के थ्रू मैंने लेनी थी, फिर मैं कैसे करता? फिर मैं कहता वार वैल्यू टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। चूँकि क्लास में ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, आईडी पूरे पेज पे यूनिक होती है, तो यूज़र नेम उसमें जो ज़ीरो पे आ रहा है उसकी वैल्यू दें। यह तरीका वैल्यू लेने का जावास्क्रिप्ट में। jQuery ने इसको बिल्कुल सिंपल बना दिया, चाहे आपकी आईडी हो, चाहे क्लास हो, टैग नेम हो, कोई भी सिलेक्टर हो, वार यूज़र नेम या वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर साइन डॉट हैश, जो भी चीज़ है यूज़र नेम डॉट वैल, ये वैल्यू आपको यूज़र नेम में दे देगा। इस तरह पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर साइन हैश pwd डॉट वैल, पासवर्ड की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको अलर्ट कर देता हूँ या कंसोल पे लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूर लॉग इन आई डी प्लस यूज़र नेम प्लस एंड योर पासवर्ड इज पासवर्ड। इसका थोड़ा सा जूम कम करता हूँ मैं, तो ये देखें इस तरह से है। अच्छा, ये यूज़र नेम इकट्ठा था, यूज़र नेम, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं और कॉन्केटेनेशन का एक इजी मेथड भी है, वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप ये साइन लगाएंगे, ये बिल्कुल कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो पहला साइन होता है ना, जो ऊपर एक रो होती है 1 2 3 वाली, उस रो के वन से भी जो पहले वाला बटन है ये वो है। स्टार्ट पे भी लगाएं और एंड पे भी लगाएं। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखें योर लॉगिन आईडी इज, आगे आप लॉगिन आईडी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, यहाँ लॉगिन आईडी लिखना है, एंड पासवर्ड इज, आगे फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं डॉलर साइन लगाऊंगा, डॉलर साइन, देखिए इसका कलर चेंज हो गया यूं डॉलर साइन लगाया। तो यहाँ मैं किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड, जैसे हमने सी शार्प में यूज किया था। सी शार्प में ये कुछ इस तरह से यूज किया था कि इस सिंबल के बजाय हमने स्टार्ट में एट द रेट लगाया था, या स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट में डॉलर साइन लगाया था। डॉलर साइन से स्ट्रिंग स्टार्ट की थी और बीच में जहाँ भी वेरिएबल लिखनी होती थी हम सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगा के वेरिएबल का नेम लिख देते थे, लेकिन इसमें हमने डॉलर साइन भी लगाया इसके साथ, और डॉलर साइन स्टार्ट पे लगाने के बजाय ये सिंबल यूज़ किया। सेव किया, रिफ्रेश किया,
कंसोल पे गए, सेंड के बटन पे क्लिक की। अब देखिए दोनों दोनों एक जैसा बता रहा है। योर लॉगिन आईडी, योर लॉगिन आईडी आगे यहाँ पे मैंने चूंकि इज लिखा हुआ था तो वही आ रहा है, मैं दोनों को सेम कर देता हूँ। लॉगिन आईडी कॉलन, और इज नहीं लिखना, एंड पासवर्ड इज, ठीक है। अब देखिए सेंड, देखिए योर लॉगिन आईडी आगे जो भी लॉगिन आईडी थी इसमें फिर वही इज लिखा हुआ है, सेव नहीं हुआ। योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज, ठीक है सेव है। कंट्रोल F5 किया। अब मैंने कुछ यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, सेंड किया। अब देखिए दोनों सेम सेम रिजल्ट है। एंड यहाँ पे यूर पासवर्ड लिखा हुआ था, यहाँ सिर्फ पासवर्ड लिखा था, लेकिन मतलब अब देखिए कॉन्कर्डिनेशन दोनों की सेम है। मैंने फॉर्म से वैल्यूज़ ली, और अ, अब इन वैल्यूज़ को ये गेट करने का प्रोसीजर था। अब इन वैल्यू को अगर मैं अपनी तरफ से सेट करना चाहूँ, ये मैंने जो कुछ लिखना था लिख दिया। एंड पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो यूज़र नेम है डॉट वेल, इसकी वैल्यू न्यू वैल्यू आ जाए, न्यू वैल्यू फॉर यूज़र नेम, यूज़र नेम डॉट, सॉरी, पासवर्ड डॉट वेल, पासवर्ड की भी नई वैल्यू आ जाए, जो कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप का पासवर्ड बन जाए। पेज रिफ्रेश किया, सेंड किया। तो ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू प्रॉपर नहीं लिखी, डॉट वेल ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना कुछ सिंबल है जो सपोर्टेड नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। दोबारा रिफ्रेश किया, कंसोल पे गए, यूज़र नेम डॉट वेल इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट हमने नहीं लिखना होता, यूज़र नेम डॉलर साइन लगाना है, यूज़र नेम डॉट वेल ऐसे, और इसी तरह पासवर्ड में भी यूज़र नेम और पासवर्ड डॉट वेल ऐसे। ये सिलेक्टर है और ये उसके ऊपर एक्शन है। जैसे हम हाइड करते थे ऐसे ही हमने हाइड में 1500 दिया तो 1.5 सेकंड के लिए हाइड हुआ, तो डॉट वैल के अंदर कुछ टेक्स्ट दिया तो ये इस इनपुट को वैल्यू मिल गई। देखिए सेंड का बटन क्लिक किया तो ये आ गया, लेकिन अभी इसने इनकी वैल्यू को सेट नहीं किया। ये मैं देख लेता हूँ कि क्या इशू कर रहा है। अच्छा, इसमें हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे कि देखें यहाँ पे हम यूज़र नेम की वैल्यू को उठा रहे हैं, पूरे एलिमेंट को नहीं उठा रहे। इसी तरह यहाँ पासवर्ड की वैल्यू को उठा रहे हैं, एलिमेंट को नहीं उठा रहे हैं। एलिमेंट कैसे उठाना होता है, var यूजर नेम इनपुट इक्वल टू डॉलर साइन यूजर नेम, बस आगे वैल नहीं लिखना। और अब यूजर नेम में वैल्यू कैसे आएगी, ये हमने यूजर नेम इनपुट ले ली है, इस इनपुट की जो वैल है वो यूजर नेम है। इसी तरह पासवर्ड में आर पी डब्ल्यू डी इनपुट, पी डब्ल्यू डी, और यहाँ पे पी डब्ल्यू डी डॉट वैल। अब हमने इनपुट ले ली और इनपुट में वैल्यू जो थी वो अलग से हमने वो भी ले ली। अब यहाँ पे जब हमने चेंज करना होगा तो डॉलर साइन भी अब लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हम सिर्फ इसको बताएंगे कि हमारे पास यूज़र नेम की जो इनपुट है उसकी वैल्यू चेंज कर दो। इसी तरह पी डब्ल्यू डी इनपुट जो है उसकी वैल्यू चेंज कर दें। अब देखिए पेज रिफ्रेश किया, सेंड पे क्लिक किया। अच्छा ये वो डिबगर लगा हुआ था, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा पी डब्ल्यू डी डॉट, ये हमने गलत लिखा हुआ है, पी डब्ल्यू डी डॉट वैल्यू नहीं है, पी डब्ल्यू डी इनपुट हमने रखा हुआ है। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। कंसोल पे गए, सेंड के बटन क्लिक किया तो ये देखे नई वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको यहाँ राइट साइड पे दिखा देता हूँ और इसको जूम भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं jQuery या जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। कैसे,
मेरे पास पासवर्ड PWD है, डॉट वेल, उसकी वैल्यू खाली कर दें। मेरा में PWD था या क्या था? अच्छा, पी अपर केस में था। पी, पासवर्ड क्लियर हो गया। आप यूज़र नेम की वैल्यू उठानी है, डॉलर साइन यूज़र नेम डॉट वेल, ठीक है। नई वैल्यू सेट करनी है डॉट वेल में, ये दे दें। तो ये डोम की मैनिपुलेशन है। इसी तरह जैसे सम टेक्स्ट एयर इन पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस वक्त क्योंकि आपके पास एक ही पैराग्राफ है तो पी लिख दें। अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर इसकी क्लास आईडी या जो भी इसका सेलेक्टर होता है वो आप लगाते, जैसे CSS में आप लगाते। तो इसका इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखें, वैल्यू सिर्फ आपके इनपुट एलिमेंट्स की चेंज होगी, पैराग्राफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पैराग्राफ में जो होता है वो वैल्यू नहीं होती बल्कि टेक्स्ट होता है। जितने भी आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनमें उनकी वैल्यू चेंज होती है, और फॉर्म एलिमेंट के अलावा जो HTML एलिमेंट्स हैं उनका टेक्स्ट चेंज होता है। ये देखें, टेक्स्ट हो गया। इसी तरह जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ, पी डॉट हाइड, या हाइड हो गया। और यहाँ पे मैं फिर इसको बॉटम पे ले आता हूँ, और यहाँ इसमें इंस्पेक्टर में जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इससे ऊपर ये था, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर डिस्प्ले नन लिखा हुआ है। अभी मैं पैराग्राफ को रिमूव करना चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले नन नहीं, ये सिस्टम से ही ख़त्म हो जाए। एक तो ये होता है कि हम पी डॉट, इसको जूम कर देता हूँ, पी डॉट रिमूव, इंटर प्रेस किया। अब इंस्पेक्टर में जाके आप देखें तो आपके सामने ये href है जो आपने लिंक लगाया हुआ था, ये फॉर्म है, इनके बीच में जो पी था वो हाइड हो चुका है, हाइड नहीं बल्कि रिमूव हो चुका है। तो टेम्परेरी ख़त्म करना हो तो हाइड करते हैं, अगर कोई चीज़ परमानेंट ख़त्म करनी हो, वापस ना लानी हो, तो उसको रिमूव करते हैं, वो डोम से रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ मैनिपुलेशन थी। अब आप फॉर्म के अंदर जो है ना एक डिव एम्बेड करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि ये आपके पास डॉट फॉर्म 1 है, या शायद आईडी दी हुई है, क्लास में चेक कर लेता हूँ। आईडी दी हुई है यहाँ पे, फॉर्म 1 डॉट अपेंड, इसमें आप कोई भी चीज़ अपेंड कर सकते हैं। मैं एक डिव अपेंड कर रहा हूँ, डिव ओपन, डिव क्लोज, डिव के बीच में सम टेक्स्ट हेयर, और टेक्स्ट को फिर फर्दर मैं जो है बी में रख देता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए। इंटर प्रेस किया तो अब देखिए सम टेक्स्ट हेयर, उसने पैराग्राफ अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब होता है इसके लास्ट में ऐड करेगा। और इसी तरह आप अपेंड के बजाय प्री पेंड कर दें तो ये स्टार्ट में रख देगा। ये देखिए स्टार्ट में रख दिया। तो ये jQuery की बहुत सारे फंक्शनैलिटी है जो मतलब आप डोम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्लासेस बना लेते हैं। डॉट ए कलर रेड, बैकग्राउंड येलो, डॉट बी कलर ब्लू, बैकग्राउंड कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, ये। इसी तरह सी कलर पिंक, बैकग्राउंड, ये। और साथ में फ़ॉन्ट साइज 200%। ये मैंने कुछ क्लासेस बना ली, ABC। अब आप ये क्लासें मैं किसी के साथ ऐड भी कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ बना हुआ है, ये एक पैराग्राफ है, 2 3, क्लास A, क्लास B,
क्लास सी, क्लास सी, बी, ए। अब इसकी आउटपुट देखता हूँ, जो जो मैंने स्टाइल लगाया वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, ये देखें। और इसको 200% किया तो ये 200% आ गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास डॉट ए है, पैराग्राफ है जिसकी क्लास डॉट ए है, उससे रिमूव क्लास, उसकी क्लास रिमूव कर दें। क्लास का नाम है ए, यानी कि जिसको सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी की क्लास रिमूव कर रहा हूँ। तो याद है कि ये ए क्लास है इसके अंदर। अब जब ये मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो ये देखें नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। और इसी तरह आप यहाँ पे आए तो देखिए इसकी क्लास, आगे क्लास ए रिमूव हो चुकी है। जैसे आप रिमूव क्लास करते हैं सर, आप क्लास ऐड भी कर सकते हैं। ऐड क्लास, सी, अब डॉलर यहाँ पे मैंने लगाया कि ए को सी क्लास ऐड करते हैं, जबकि ए की पहले ही ए क्लास रिमूव हो चुकी है, तो इसका सेलेक्टर वैलिड नहीं है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास पी फर्स्ट जो पहला पैराग्राफ है उसके साथ ऐड क्लास करें सी, इंटर किया। ये देखें जैसे ये नीचे वाला टेक्स्ट था ऐसे ही ऊपर वाला टेक्स्ट हो गया। क्लास है यानी कि jQuery से आप रिमूव भी कर सकते हैं, jQuery से क्लासे ऐड भी कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा क्लासे भी ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा का मैकेनिज्म भी वही होगा कि डाटा आप सी लिखें सी क्लास ऐड करने के लिए, और ए लिखें ए क्लास ऐड करने के लिए। तो ये देखें पी डॉट सी डॉट ए, पी की एक क्लास सी भी है और ए भी है। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो jQuery के डायमेंशंस का है। आप कोई भी चीज़ है उसकी डायमेंशन लेना चाहें फॉर्म वन, इसको मैं F1 में ले लेता हूँ। F1 डॉट हाइट, इंटर किया तो ये इसकी हाइट बता दी जो इस वक्त यहाँ पे फॉर्म ले रहा है, हाइट बता दी इसने। इसी तरह विड्थ लेना चाहें, विड्थ, ये इसकी विड्थ आ गई। इसके अलावा इनर हाइट और इनर विड्थ भी होती है। इनर हाइट, इनर विड्थ, सिर्फ हाइट लिखें तो आपके पास डॉट, ये देखें ये सारे फंक्शनैलिटी आपके पास मौजूद है इसमें। काफ़ी सारे वो फंक्शन भी है जो भी हमने डिस्कस नहीं किए, जो ज़रूरत पड़ने पे हम करेंगे। अच्छा, इनर हाइट की बात कर रहे थे हम। इनर हाइट, ये देखें इनर हाइट 281.167 है, और हाइट भी 281.167 है। अब मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करता हूँ एक, ये हमारे पास फॉर्म है, इसके साथ मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग 40 px, और इसी तरह मार्जिन भी ऐड करता हूँ, मार्जिन 30 px। मार्जिन 30 ऐड किया और पैडिंग 40 हर साइड पे। अब अगर आप इनर हाइट लेते हैं तो 339 है, और जस्ट हाइट लेते हैं, सॉरी ऐसा मान लिखना था, 313 है, और ये 393 है। तो इसमें कुछ चीज़ इंक्लूडेड हुई है ज़ाहिर है। और इसी तरह आप आउटर भी होती है हमारे पास, आउटर हाइट, आउटर हाइट लें तो 393, ये और अलग है। तो ये मतलब कहाँ से हाइट लेता है, इसके लिए एक डायग्राम है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये डायग्राम देखें, सबसे पहले ये आपका एलिमेंट होता है। जो आप हाइट और विड्थ की बात कर रहे होते हैं तो ये एलिमेंट की हाइट और विड्थ बता रहा होता है। इसके बाद आपके पास है इनर हाइट, ये जो आप पैडिंग इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट के बाहर पैडिंग अपना सर्कल बनाती है, रेक्टेंगल बनाती है, और इनर हाइट ये वाली होती है। इसके बाद आप बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर के बाद जो आप लेते हैं तो वो आउटर हाइट होती है। बॉर्डर के अलावा आप मार्जिन भी लगा देते हैं, तो मार्जिन लगाते हैं तो आउटर हाइट और ब्रैकेट में अगर आप ट्रू भेजते हैं तो ये मार्जिन को इंक्लूड करके आपको डायमेंशन बताती है। तो ये jQuery डायमेंशन है, मुख्तलिफ कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट का कितना साइज़ है, उस हिसाब से दूसरे एलिमेंट को सेट करते हैं, और मुख्तलिफ काम इसके अलावा भी करते हैं।
इसके अलावा भी jQuery से काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जितने हमने डिस्कस कर लिए ये काफ़ी हैं। अगर फर्दर कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे खुद निकाल सकते हैं, और अभी कहीं पे jQuery का कोई कोड देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें डेवलपर क्या काम करना चाह रहा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ASP.NET कोर की तरफ जाएंगे और उसमें थीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से फ्री टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, तो आप अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स ढूंढ लें। आप गूगल पे जैसे आप यहाँ पे लिखें HTML फ्री एडमिन टेम्पलेट्स। अब ये आप पे है कि आप कहाँ से और कितनी अच्छी ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25+ एडमिन टेम्पलेट है, बूटस्ट्रैप 4 के साथ ढूंढने की कोशिश करें। ये तो लिंक काम नहीं कर रहा, ये देखें। ये आपके पास एक बनी बनाई थीम है। इसका अगर कहीं पे प्रीव्यू आ रहा है तो आप इसको चेक कर लें। या डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, डाउनलोड भी कर लें, डेमो देख लेंगे डेमो में। अच्छा, डेमो नज़र नहीं आ रहा है इसका। बाज़ इसमें लिंक काम कर रहे होते हैं और बाज़ बहुत पुरानी होती है तो लिंक काम नहीं कर रहे होते। मैं कोई और वेबसाइट ट्राई करता हूँ। ये लाइव प्रीव्यू पे जाए। ये उसने बता दिया, ये RTL होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये डार्क थीम है और ये डिफ़ॉल्ट थीम में मैं ओपन कर लेता हूँ। RTL जो है ना उर्दू के लिए होती है आमतौर पे, उसमें ये मेन्यू वगैरह इस साइड पे आ रहे होते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास थीम बनी हुई मौजूद है। ये कुछ ग्राफिकल शेप्स भी हैं, इन सबको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस इसको डाउनलोड करें, और इसको डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यूज़ करने का तरीकाकार देखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।